नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। आज पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण थॉट्स को देखेंगे कि किस प्रकार से हम पर्यावरण में आज हम पारिस्थितिकी को पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी की अवधारणा तथा परिभाषा को जानेंगे कि किस प्रकार से ये शब्द का विकास हुआ, किन शब्दों से यह मिलकर बना है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानें कि पारिस्थितिकी अवधारणा तथा परिभाषा में पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में पारिस्थितिकी की बात करें तो पारिस्थितिकी में क्या क्या आता है कि जो भौतिक रूप में जो मानव से संबंधित को प्रभावित करती हैं, या भौतिक पर्यावरण में जो कुछ भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वह सभी चीज़ जो कि पृथ्वी पर उपस्थित है, वह सभी हमारे पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। चाहे वो पक्षी हों, चाहे जीव हों या मानव हों, सब चीज़ जो है वो इसमें दिया गया है कि जिसे समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य जो है वो अंतर संबंधों एवं विभिन्न जीवों के मध्य क्या करती है, पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी के अंतर्गत अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर आइए थोड़ा देख लेते हैं कि शब्दों से बना है। यद्यपि आर्कियोलॉजी शब्द का आविष्कार सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने 1869 में किया था। कहीं पर है लिखा हुआ है कि 1866। तो उस समय पर इन्होंने, जैसे कोई भी योजना बन जाती है लेकिन उसे पब्लिश जो है बाद में किया जाता है तो डेट दूसरी होती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने कब इस शब्द का प्रयोग किया था तो 1869 में इसका प्रयोग किया था। परंतु जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों को व्यक्त करने के लिए कतिपय संकल्पनात्मक नामावली का प्रयोग पहले ही किया जा चुका है। यानी अगर हम बात करें कि पहले इसके नाम का जो प्रयोग है पहले किया जा चुका है। कतिपय फ्रांसीसी जंतु वैज्ञानिक सेंट हेलियन ने 1869 में विभिन्न जीवों के आपसी संबंध के लिए, जो जीव जंतु उनके संबंध के लिए जो है वो जीववासिकी मानी जीवों का वास जैसे शब्द का प्रयोग किया है, एथोलॉजी। तो अगर पूछा जाए कि एथोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है तो सेंट हेलेन ने किया है। अगर पूछा जाए कि आर्कियोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया है तो किसने किया, अर्नेस्ट हेकल ने, जिसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब आइए देखें, अब देखिए यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जीवों एवं उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों की अभिव्यक्ति तथा अध्ययन से संबंधित विभिन्न नामावली एवं संकल्पनाओं के नियमन एवं निरूपण रचना में डार्विन का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा था कि अगर हम जीवों की उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जो भी व्यक्ति यानी चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी, कोई भी हो, अगर वो प्रकृति के साथ अपना सामंजस्य नहीं स्थापित करता है तो कहीं ना कहीं वो विनष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं, अगर हम अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर देखें तो भूमध्य रेखा के जो लोग होते हैं वो अलग प्रवृत्ति के होते हैं, और उसके आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर उष्णकटिबंध यानी कि भूमध्य रेखा के बाद जब कर्क रेखा आता है तो उसके लोग जो होते हैं वो अलग प्रवृत्ति के होते हैं। जब हम वहीं ध्रुवों पर जाते हैं तो वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जलवायु जो होती है वो अलग प्रवृत्ति की होती है, और वहाँ पर रहने वाले, निवास करने वाले जीव जंतु जो हैं वो उसमें ढल जाते हैं। जिस प्रकार वे उसमें
अपने यानी कि इस प्रकृति के साथ वो अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, इसलिए वो लोग वहाँ रहने के लिए सक्षम रहते हैं। अगर हम लोग भूमध्य रेखा वाले लोग अगर वहाँ पर जाकर रहेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे। जिस प्रकार इन्होंने जीवों की उत्पत्ति पर अपनी संकल्पना दी थी कि जिस प्रकार से जो जिराफ थे यानी कि जो डायनासोर लुप्त हो गए क्योंकि वो जलवायु के साथ अपना संबंध नहीं स्थापित कर पाए, और जो ऊंची गर्दन वाले जिराफ थे जो अब उनको अच्छे से पत्तियां यानी कि वो खा सके, लेकिन वो कुछ और थे जो अपनी गर्दन ऊपर नहीं कर पाए जिसके कारण वो विनष्ट हो गए। तो इस प्रकार पर्यावरण के क्षेत्र में देखें हर डार्विन का जो है अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डार्विन की प्रजातियों के उद्भव की संकल्पना की अहम भूमिका रही है। हैकल द्वारा निर्मित ओकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के शब्दों में हुआ है। उसका अर्थ जानिए। ओकुस जिसका अर्थ होता है घर, निवास या वास क्षेत्र यानी कि हैबिटेट। लोगोस जिसका अर्थ है अध्ययन या वर्णन। आगे चलकर क्या होता है कि ओकोलॉजी के रूप स्थान पर होता है कि इकोलॉजी का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। पहले हम इकोलॉजी को किस नाम से जानते थे? ओकोलॉजी के नाम से जानते हैं, लेकिन अब हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इकोलॉजी का अर्थ जैसे कि यानी कि घर, मानव के घर, निवास, ये विशेष क्षेत्र का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। अमेरिकी पारिस्थितिकीविद यानी अमेरिकी पारिस्थितिकी भूगोलविद्ता वैज्ञानिक फ्रेडरिक क्लीमेंट ने पारिस्थितिकी समुदाय का विज्ञान यानी इकोलॉजी कम्युनिटी ऑफ साइंस समुदाय यानी कि पारिस्थितिकी समुदाय का विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो वो फ्रेडरिक क्लीमेंट ने दिया था के रूप में संबोधित किया, जबकि चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में परिभाषित किया। अगर पूछा जाए कि पारिस्थितिकों को समुदाय का विज्ञान के रूप में किसने प्रयुक्त किया था? तो फ्रेडरिक क्लीमेंट ने किया था। पूछा जाए कि वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास के रूप में किसने प्रदर्शित किया पारिस्थितिकी को? तो वो चार्ल्स एल्टन ने किया था। अब आइए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि पारिस्थितिकी का क्या उद्देश्य है। अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है? कुछ तो उद्देश्य होता ही है। और हमारा विषय क्षेत्र यानी कि किस तरीके से उस पर काम किया जाए, किस तरीके से हमें वो अच्छी छोटे से छोटे माध्यम से उसे समझा जाए, तो कोई ना कोई तो विषय क्षेत्र होता ही है। उसी तरीके से हर सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, हर क्षेत्र में हमें विषय क्षेत्र का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि पारिस्थितिकी संकल्पनाओं तथा चिंताओं के विकास के साथ साथ पारिस्थितिकी के अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है। जिस प्रकार से हम आज देखें तो आधुनिक काल में अनेक क्षेत्र में कहीं ना कहीं विकास हुआ है, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में क्या हुआ है कि परिवर्तन, जिसका मतलब है कि कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ ही है, चाहे वह जैविक हो या भौतिक हो, मानवीय हो या प्राकृतिक हो। मानव जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि के कारण मानव समाज के आर्थिक विकास को बढ़ाने तथा तो जैसा कि क्या हो रहा है कि मानव जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि हो रही है, यानी बढ़ोतरी हो रही थी। पहले हम कितनी कम जनसंख्या थी भारत की, अब देखिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई, दूसरे नंबर पर हमें चीन के बाद। तो कहीं ना कहीं इसमें बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वही ये कहना चाहता है। आइए देखते हैं कि मानव समाज के आर्थिक विकास को बढ़ाने तथा उससे कायम रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों के अधिक विदोहन, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, खनिज संसाधन जो भी हैं, वो सब क्या है कि वो सब भी हमें प्राकृतिक से प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए वो
प्राकृतिक संसाधन हुए और उनका हम लोग विदोहन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अनुपयोग भी उसका हो रहा है, तो ये नष्ट होने की कगार पर आ सकते हैं। तथा उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण रिक्तता तथा अवनयन में प्राकृतिकरण में वृद्धि हो गई है, यानी कमी हो गई है। परिणाम स्वरूप लोगों का मानव पर्यावरण के संदर्भों में दिलचस्पी बढ़ती गई है। अतः पारिस्थितिकी का महत्व भी बढ़ने लगा, जिस कारण इसके अंतर्गत पर्यावरण तथा जीवों के विभिन्न पक्षों का समावेश किया जाने लगा। यानी पर्यावरण से संबंधित मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका हम लोग अध्ययन करने लगे, इसको समाहित किया गया। अब आइए देखते हैं कि पारिस्थितिकी संकल्पना या सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से उसके विषय में संकल्पनाएं दी गई हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पारिस्थितिकी के निम्न नियमों एवं संकल्पनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। किस प्रकार से, आइए देखते हैं। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई है। जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोलॉजी सिस्टम है, वो इकोलॉजी पर क्या है, आधारित है। किस तरीके से, इसकी प्रमुख इकाई है। इसकी रचना जैविक तथा भौतिक संघटकों से होती है, अर्थात बायोटिक अबायोटिक घटक जो हैं उनसे होती है। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र एकल संकल्पना होने के नाते भौतिक पर्यावरण, पौधे एवं जीवों के एकाकी ढांचे को एक साथ समाहित करता है, जिस कारण जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं एवं अंतर संबंधों में आसानी होती है। यानी अगर हम बात करें कि जो भी बायोटिक घटक है या एबायोटिक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध स्थापित किए हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर वो क्या है, निर्भर हुए हैं। अगर मान लीजिए एक अगर विनिष्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं दूसरी चीज पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आगे है, दूसरा है समस्त जीव मंडल बृहत्तम मापक पर एक पारिस्थितिकी तंत्र है। किस प्रकार से, जीवमंडल के जैविक तथा अजैविक संघटक कई बृहत स्थलीय चक्रीय प्रक्रियाओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है उस वाले में भी। इन चक्रों में महत्वपूर्ण अब आइए जानते हैं, जैसे कि जल चक्र है, रासायनिक तत्व चक्र है, अवसाद चक्र एवं दिवसीय ऊर्जा का प्रवाह, ये सभी कहीं ना कहीं बड़े स्तर के जो हैं वो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई में आते हैं। फिर आइए तीसरा देखते हैं, भूतल यानी पृथ्वी पर, भूतल पर दीर्घकालीन निर्वाहित जीवन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है, ना कि एकाकी जीवों और जीव संख्या की। यानी अगर हम इस पर वास करें, भूतल पर वास करें, तो कहीं ना कहीं बहुत दीर्घकालीन स्थिति की रही होगी कि जो बढ़ती ही गई है, ना कि कम होने की स्थिति। चौथा है, होलीमन के अनुसार हम पढ़ेंगे 1974 में प्राकृतिक पर्यावरण की समष्टि प्रकृति के निम्नलिखित 4 पर्यावरण नियमों का प्रतिपादन किया है। किस प्रकार से, जो जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक समुदाय यानी कम्युनिटी को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। जो भी समुदाय हैं वो क्या करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं। पांचवा है भौतिक एवं जैविक प्रक्रम। भौतिक और जैविक प्रक्रम में है कि एक रूपतावाद के नियमों का अनुसरण करता है। भौतिक और जैविक जो प्रक्रम है, बायोटिक और एबायोटिक में, इसमें क्या एक रूपतावाद का सिद्धांत अगर हम बात करें तो हम कहीं हट्टन महोदय के संदर्भ में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है,
यानी पहले जो था वो अब भी है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें बदलाव किया जा रहा है। बदलाव के संदर्भ में अगर बात करें, पहले भी पृथ्वी थी, आज भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर मानव के रहने का तरीका, जीव जंतुओं का तरीका और इस पर बसने वाले जो लोग हैं उनका तरीका अलग हो गया है। पहले से अधिक इसे पृथ्वी को संवारा सजाया जा रहा है। मनुष्यों को भी पहले से अधिक, पहले किस तरीके से आखेट करते थे, किस तरीके से रहते थे, लेकिन आज हम आधुनिक काल में देखें तो कहीं हम पहले भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है, हमें संवारा गया है, तभी आज हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाए हैं। तो एक रूपतावाद इसी से संबंधित है कि उनका कहना था कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है, कि पहले भूतकाल में भी ये सब थे, लेकिन आज उन्हें अधिक वर्तमान काल में उन्हें ही संवारा जा रहा है। तो एक रूपतावाद इससे संबंध है। अक्सर पूछा जाता है कि एक रूपतावाद संकल्पना किसने दी थी, तो फिर जेम्स हटन महोदय ने दी थी उन्होंने। और पूछा जाता है, इससे कथन दिया रहेगा कि वर्तमान भूत की कुंजी है, या किसने कहा था, तो फिर वो जेम्स हटन महोदय ने कहा था। अब आइए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है कि इस नियम के अनुसार जो भौतिक या जैविक प्रक्रम आज कार्यशील हैं, वे ही पृथ्वी के विगत इतिहास से में कार्यशील थे, यद्यपि उनके परमाणु तीव्रता आवृत्ति में अंतर था, जैसा कि हम बता चुके हैं आप सब लोगों को। अब छठा नंबर में आइए देखते हैं क्या है कि प्राकृतिक प्रकोप जैविक समुदायों को सामान्य रूप में तथा मनुष्य को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बातें इसमें लिखी गई है कि प्राकृतिक का जो प्रकोप है, यानी कि अतिक्रमण जिसे कहते हैं, वो कहीं ना कहीं जैविक समुदायों को समान रूप में तथा मनुष्यों को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करता है। यानी चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य हो, प्राकृतिक का अतिक्रमण सबके लिए क्या होता है, वो प्रभावशील होता है। किस तरीके से, अगर हम देखें, बाढ़, नदियों में पानी अधिक हो जाए तो बाढ़ की संभावना आती है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जीव जंतु प्रभावित होते हैं, मनुष्यों को भी कहीं ना कहीं समस्याएं उठानी पड़ती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी की क्रियाएं जो होती हैं, भूकंप आता है, चक्रवात आता है, तो कहीं ना कहीं अधिक तड़ी झंझावात होता है, बादल का फटना, और भी बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं, एवलांच आ जाता है, जिससे बर्फ़ तेज़ी से अचानक वो कहीं वहाँ पर रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। तो प्राकृतिक का ये हम अतिक्रमण कहेंगे कि कुछ चीज़ क्या होती है, अचानक हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता, तो मनुष्य को प्रभावित करती है। जब जैविक प्रक्रम भौतिक घटनाओं से संबंधित हो जाते हैं तो अधिक भयानक प्रकोप उत्पन्न हो जाते हैं। यथा बाढ़ के बाद मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में बैक्टीरिया के द्वारा जल दूषित हो जाता है, जिस कारण अनेक प्रकार के रोगों एवं बीमारियों का आविर्भाव हो जाता है। तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए बहुत सारे एरिया में बाढ़ आया तो फिर पानी कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ पर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं और वो कहीं मनुष्य को प्रभावित भी करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी की परिभाषा पढ़ी, उसकी संकल्पनाएं पढ़ी और जाना कि पारिस्थितिकी शब्द किस, यानी इकोलॉजी जो शब्द है उसे किसने दिया था। तो इकोलॉजी जो शब्द है वो अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने दिया था। कब किया था इस शब्द का प्रयोग, तो 1869 ईस्वी में इसका प्रयोग किया था। फिर उसके बाद अनेक भूगोलवेत्ता आए जिन्होंने इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो और हमने एक रूपतावाद संकल्पना के बारे में जाना। तो अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा पारिस्थितिकी संकल्पना, पारिस्थितिकी उद्देश्य तथा इसके विषय क्षेत्र को पढ़ा और जाना कि हमने फ्रेडरिक क्लीमेंट ने जो कहा है कि पारिस्थितिकी समुदाय का विज्ञान है, इसके बारे में जाना। और दूसरा जो चार्ल्स एल्टन महोदय ने कहा था कि पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक
इतिहास के रूप में परिभाषित किसने किया? तो चार्ल्स एल्टन महोदय ने किया। तो इस तरीके से हमने डार्विन की प्रजातियों के बारे में भी अध्ययन किया। और फिर हमने पहले बात करें तो पारिस्थितिकी अवधारणा तथा परिभाषाएं देखी। तो इस तरीके से हमने पारिस्थितिकी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे इनके बारे में जानने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित जियोम और बायोम के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। कितने भागों में इसे विभाजित किया गया है इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक हम आप सभी लोगों को शेयर कर देंगे, जिससे आप आसानी से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं।